हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 ब्लॉसम इंग्लिश का द बुक ऑफ नेचर, इसका एक्टिविटी 5 से लेकर एक्टिविटी 13B तक बताने वाली हूँ। ठीक है, इसके पहले मैंने इसके यूनिट 1 को भी पढ़ा दिया है और उसी के साथ एक्टिविटीज़ भी सॉल्व हैं, और यूनिट 2 भी मैंने कुछ ही दिन पहले अपलोड कर दिया है, उसका भी मैंने पढ़ा दिया और हिंदी में पूरा समझा दिया। ठीक है, आप हमारे चैनल पर जाके भी देख सकते हैं और इसका यूनिट 1 आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको लाइन बाय लाइन सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आज मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्टिविटी 5 से बताने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों ने यूनिट 1 यूनिट 2 नहीं देखा है हिंदी में जो मैंने समझाया है, तो उसको प्लीज़ देख लीजिए, तभी ये जो मैं एक्टिविटीज़ बताऊँगी, सॉल्व करूँगी, समझाऊंगी, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ एक्टिविटी 5। ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी 1 से लेके 4 तक मैंने सॉल्व कर दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। तो एक्टिविटी 5 में क्या बोला गया है? आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। गिव अ सपोर्टिंग स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ योर आंसर। हम लोगों को इसमें से बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल है, कौन सा स्टेटमेंट, और वो ट्रू क्यों है और वो फॉल्स क्यों है, ये भी बताना है। तो पहला नंबर देखिए क्या बोला गया है। नंबर ए, फेयरी टेल्स आर रिच इन इमेजिनेशन। इसका मतलब हुआ कि परी कथाएं जो होती हैं, मतलब परियों की कहानियाँ जो होती हैं, क्या वो कल्पना से भरपूर होती हैं? तो हाँ, ये ट्रू होगा। अब इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा? सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगा, देखिए मैंने लिखा हुआ, मैं आप लोगों को पढ़ के बता रही हूँ। सपोर्टिंग स्टेटमेंट, दिस वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग for we could imagine anything we wanted to and would thus make up the most beautiful fairy tales। ठीक है, मैं एक बार और रीड करती हूँ। This would be very interesting for we could imagine anything we wanted to and would thus make up the most beautiful fairy tales। मतलब ये बहुत ही रोमांचक होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है कि हम अपनी कल्पना से कुछ भी परियों की, बहुत सुंदर सुंदर परियों की कहानियाँ बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आ जाते हैं नंबर बी में। नंबर बी देखिए, वी हैव नो मीन्स टू नो अबाउट द फार ऑफ डेज। यानी कि हमें दूर दराज के दिनों के बारे में जानने का कोई साधन नहीं था हमारे पास, तो ये हो जाएगा फॉल्स। और ये फॉल्स क्यों है? इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट, तो इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगा वी हैव रॉक्स एंड माउंटेन्स एंड सीज एंड स्टार्स एंड रिवर्स एंड डेजर्ट्स एंड फोसिल्स ऑफ ओल्ड एनिमल्स। तो हमारे पास दूर दराज के दिनों के बारे में जानने का साधन था। क्या क्या था, क्या क्या है हमारे पास, मतलब है क्या क्या है? रॉक्स था, सॉरी मैं था और है में कंफ्यूज हो रही हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि क्या हमारे पास दूर दराज के दिनों के बारे में जानने का कोई साधन नहीं था, तो ये फॉल्स होगा। हमारे पास दूर दराज के दिनों के बारे में जानने का साधन था। क्या क्या था? वी हैव रॉक्स, चट्टानें, पहाड़, समुद्र, तारे, नदियाँ, रेगिस्तान और पुराने जीव जंतुओं के अवशेषों से हम लोग दूर दराज के दिनों के बारे में पता लगा सकते थे, जान सकते थे, पहले के इतिहास को पढ़ सकते थे, समझ सकते थे। ठीक है, ये हो गया नंबर बी। अब हम लोग आते हैं नंबर सी। तो नंबर सी में देखिए, द अल्फ़ाबेट ऑफ नेचर इज़ लाइक द हिंदी और द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। प्रकृति की जो वर्णमाला है, क्या वो हिंदी और इंग्लिश के, मतलब हिंदी और अंग्रेजी की वर्णमाला की तरह है? तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। प्रकृति की वर्णमाला तो इनसे बहुत अलग है, तो प्रकृति की वर्णमाला कैसी है? द अल्फ़ाबेट ऑफ नेचर इज़ लाइक पेबल्स, रिवर्स, फोसिल्स, etc। यानी कि प्रकृति के जो वर्णमाला है, पेबल्स यानी कि छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं, पत्थरों के टुकड़े, नदियाँ और जीवाश्म है, प्रकृति की वर्णमाला ये है, हिंदी और अंग्रेजी की वर्णमाला की तरह नहीं है, इसीलिए वो फॉल्स हुआ और उसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट ये हुआ। ठीक है, नंबर डी, वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट आवर वर्ल्ड फ्रॉम द रिवर्स एंड माउंटेन्स। क्या हम विश्व की नदियों और पहाड़ों से हमारे विश्व के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं? तो हाँ, ट्रू होगा। अब इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा? वी हैव रिवर्स, माउंटेन्स, etc टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड। वी हैव, हमारे पास नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, जिससे हम अपने विश्व के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्टिविटी 5। तो अब हम लोग आ जाते हैं एक्टिविटी 6 में। एक्टिविटी 6 देखिए,
कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। मतलब ये जो हमारा ये कुछ सेंटेंस दिया हुआ जो कि कंप्लीट नहीं है, उसको हमें इसी टेक्स्ट के थ्रू कंप्लीट करना है। तो ठीक है, मैंने इसको इसी में भर लिया है, मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। नो बुक कुड हैव बीन रिटन इन ओल्ड टाइम बिकॉज मैन डिड नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, उस समय कोई भी किताब नहीं लिखी गई थी पुराने समय में। क्यों? क्योंकि उस समय मैन डिड नॉट एग्जिस्ट, मनुष्य का कोई अस्तित्व ही नहीं था, मनुष्य मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ठीक है, नंबर बी, टू बी एबल टू रीड एनी लैंग्वेज वन हैज़ टू लर्न इट्स अल्फ़ाबेट। इसका मतलब हुआ किसी भी भाषा को सीखने के लिए पहले उसकी वर्णमाला को सीखना जरूरी होता है। ठीक है, अ स्मॉल पेबल वॉज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ अ बिग रॉक। इसका मतलब हुआ एक छोटा सा पत्थर जो होता है वह एक बड़े चट्टान का टुकड़ा होता है। ठीक है, नंबर डी, ऑन द बीचेज एट द सी साइड लिटिल चिल्ड्रन कैन प्ले एंड मेक कैसल्स आउट ऑफ द सैंड। इसका मतलब हुआ समुद्र के किनारे, बीचेस यानी कि समुद्र के किनारे जो होते हैं वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, कैन प्ले एंड मेक कैसल्स, यानी कि वहाँ पर जो बालुओं के कण होते हैं, जो रेत होते हैं, उनसे वे महल बनाकर खेलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर डी। तो मैं एक बार और आप लोगों को ये वाला पूरा पढ़ के बता देती हूँ। नो बुक कुड हैव बीन रिटन इन ओल्ड टाइम्स बिकॉज मैन डिड नॉट एग्जिस्ट। टू बी एबल टू रीड एनी लैंग्वेज वन हैज़ टू लर्न इट्स अल्फ़ाबेट। अ स्मॉल पेबल वॉज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ अ बिग रॉक। ऑन द बीचेज एट द सी साइड लिटिल चिल्ड्रन कैन प्ले एंड मेक कैसल्स आउट ऑफ द सैंड। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं एक्टिविटी 7 में। एक्टिविटी 7 में बोला गया फिल इन द फॉलोइंग चार्ट विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, वो स्टेटमेंट का रीज़न क्या है वो हम लोगों को बताना है। तो पहला क्या स्टेटमेंट है, फेरी टेल्स नीड नॉट टू बी ट्रू। इसका मतलब हुआ परियों की कहानी, फेरी टेल्स का मतलब ही हम लोग जानते हैं, परियों की कहानी नीड नॉट टू बी ट्रू, इसका सत्य होना कोई ज़रूरी नहीं है। कारण, इसका कारण है कि इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी फैक्ट्स दैट वी हैड सीन। परियों की कहानियाँ जो होती है ये किसी भी सत्य घटना पर या हमारी आंखों देखी घटना पर आधारित नहीं होती है, यह तो हमारी काल्पनिक कहानियाँ होती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका रीज़न, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी फैक्ट्स दैट वी हैड सीन। ओके, नंबर 2, अ पीस ऑफ रॉक लुक्स डिफरेंट फ्रॉम अ पेबल, यानी कि एक छोटे चट्टान का टुकड़ा जो होता है, पेबल्स का मतलब होता है एकदम पत्थर का छोटा टुकड़ा, स्मॉल पीस ऑफ स्टोन, क्या उससे ये डिफरेंट होता है? तो अब ये इसका रीज़न क्या होगा, मतलब ये उससे डिफरेंट होता है। इसका रीज़न होता है इट हैज़ रफ एजेस एंड कॉर्नर्स। इसके किनारे जो होते हैं वो खुरदरे होते हैं, इसके किनारे जो होते हैं वो खुरदरे और नुकीले होते हैं। इसीलिए ये जो बड़े चट्टान से देखें यहाँ पे बोला गया ना, इसीलिए ये चट्टान के टुकड़े से, ये जो चट्टान का टुकड़ा होता है ये पेबल, स्मूथ पेबल, छोटे पत्थर, कंकर पत्थर जो स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं, गोल होते हैं, उनसे ये डिफरेंट होता है। क्योंकि ये तो शुरू में रफ एजेस यानी कि खुरदरे होते हैं और नुकीला भाग निकला हुआ होता है, इसीलिए यह छोटे पत्थरों से डिफरेंट होता है। तो इसका रीज़न ये हुआ कि इट हैज़ रफ एजेस एंड कॉर्नर्स। ठीक है, अब नंबर 3, अ बिट ऑफ रॉक फ्रॉम सम माउंटेन्स साइड रीचेज अ लिटिल वैली। इसका मतलब हुआ अ बिट ऑफ रॉक यानी एक चट्टान का छोटा टुकड़ा फ्रॉम सम माउंटेन साइड, पहाड़ से, जैसे कि इसके पहले मैंने पढ़ाया हुआ है, पहाड़ से गिरते हुए, पहाड़ों पर जो जल की धारा होती है उससे गिरते हुए घाटी तक पहुंचता है। तो इसका रीज़न क्या होता है, द रेन। इसका रीज़न है द रेन, तो इसका रीज़न होगा द रेन वॉशेस इट डाउन टू अ लिटिल वैली। यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट था ना, ऑल a bit of rock from some mountain side reaches a little valley, यानी कि छोटे चट्टान का टुकड़ा वह पहाड़ की गिरती जलधारा के द्वारा लिटिल वैली, छोटी घाटी में पहुंचता है। तो इसका कारण क्या, मतलब कैसे वो पहुंचता है? तो द रेन वॉशेस इट डाउन टू अ लिटिल वैली, बारिश जो होती है, बरसात जब होती है, उसकी जलधारा ये इसे अपने साथ बहाकर घाटी तक ले जाती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नंबर 4,
नंबर 4 में है ऑल पेबल्स डू नॉट बिकम सैंड, मतलब सारे जो पत्थर होते हैं, छोटे छोटे जो सारे पत्थर होते हैं वे बालू के कण नहीं बन सकते, मतलब नहीं होते हैं, वे बालू के कण नहीं होते हैं। रीज़न, क्योंकि देखिए द रिवर लेफ्ट देम बिहाइंड, यहाँ पे देखिए इसका रीज़न होगा द रिवर लेफ्ट देम बिहाइंड। इसका मतलब सारे कंकड़ पत्थरों को नदी अपने साथ बहाकर नहीं ले जा सकती है, जो छूट जाते हैं पीछे वही छोटे छोटे पत्थरों का रूप ले लेते हैं, और जिसे नदी अपने साथ बहाकर ले जाती है समुद्र के किनारे तक वे बालू के कण बन जाते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर का रीज़न होगा द रिवर लेफ्ट देम बिहाइंड। ठीक है, क्योंकि उसे नदी पीछे छोड़ देती है। अब हम लोग आ जाते हैं एक्टिविटी 8 में। Answer the following question. Okay, number A. Which are the things around us that tell us about the Earth's early tale? ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं जो हमें पृथ्वी की प्रारंभिक कहानियों के बारे में बताते हैं, जो पृथ्वी की प्राचीन कहानियों के बारे में बताते हैं? तो इसका आंसर होगा rocks, mountains, seas, stars, rivers, deserts and fossils of old animals are the things around us that tell us about the earth's early tale. ठीक है, मैं एक बार और बताती हूँ। Rocks, mountains, seas, stars, rivers, deserts and fossils of old animals are the things around us that tell us about the earth's early tale. Okay? अब हम लोग आते हैं नंबर बी। नंबर बी में क्वेश्चन देखिए, वाई डज अ पेबल हैव अ स्मूथ सरफेस? एक छोटा पत्थर जो होता है, पेबल्स जो होते हैं छोटे छोटे पत्थर, उनकी सतह जो होती है वो जो होते हैं छोटे पत्थर के जो टुकड़े होते हैं वो इतने स्मूथ, इतने चिकने और चमकदार गोल कैसे होते हैं? तो इसका आंसर होगा A pebble has smooth surface. A pebble has smooth surface because it rolled at the bottom of the river and its edges were worn away and its rough surface made smooth and shiny. इसका मतलब हुआ एक पत्थर जो होता है, छोटे पत्थर का जो टुकड़ा होता है वो स्मूथ होता है, उसकी सतह जो होती है एकदम नरम होती है। क्यों? क्योंकि यह नदी के बॉटम यानी कि नदी की तली में इतना घिसता है कि घिस कर उसके जो एजेस हैं, किनारे जो हैं वो एकदम क्या बोलते हैं, एकदम चिकने हो जाते हैं। वॉर्न अवे का मतलब जो घिस कर किसी चीज़ का यूज़ कर करके ख़राब हो जाना। तो वॉर्न इतने घिसते हैं कि वो एकदम पूरे किनारे जो होते हैं, उसके नुकीले किनारे जो खुरदरे किनारे निकले हुए होते हैं वो एकदम नरम हो जाते हैं, मतलब एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं। और वही पेबल बाद में बहुत ही स्मूथ और शाइनी दिखता है, चमकदार और एकदम स्मूथ दिखता है, बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, मैं एक बार और रीड कर देती हूँ। अ पेबल हैज स्मूथ सरफेस बिकॉज इट रोल्ड एट द बॉटम ऑफ द रिवर एंड इट्स एजेस वेयर वॉर्न अवे एंड इट्स रफ सरफेस मेड स्मूथ एंड शाइनी। ठीक है, नंबर सी में देखिए, हाउ डज अ पेबल बिकम ग्रेन ऑफ सैंड? एक छोटे पत्थर का टुकड़ा बालू के कण में कैसे बदल जाता है? तो इसका आंसर होगा, यहाँ पे देखिए, इसका आंसर होगा द रिवर हैड कैरिड इट ऑन। 1 सेकेंड। तो देखिए सी का आंसर, द रिवर हैड कैरिड इट ऑन इट वुड हैव बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर टिल एट लास्ट इट बिकम अ ग्रेन ऑफ सैंड। इसका मतलब हुआ नदी जो है इसे अपने साथ बहाकर ले जाती है और ये तब तक मतलब नदी के साथ ये इतनी दूर तक जाता है कि ये घिसते घिसते एक छोटा मतलब स्मॉलर एंड स्मॉलर इतना नदी की तली में घिसता है कि यह आगे चलकर बहुत ही मतलब स्मॉलर एंड स्मॉलर, जब तक वो छोटा नहीं हो जाता है एकदम तब तक वो घिसते रहता है। नदी देखिए, कोई भी चीज़ अगर किसी पानी में हम लोग जब तक घिसते रहेंगे तो बाद में बहुत ही चिकना हो जाएगा ना, बहुत ही छोटा होते जाएगा घिसते घिसते। तो सेम उसी तरह एक एक छोटे छोटे जो पेबल्स होते हैं, छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, उसे नदी अपने साथ जब बहा कर ले जाती है तो वो इतना घिसता रहता है और बाद में इतना छोटा हो जाता है कि वो बालू के कण में बदल जाता है। ठीक है, तो द रिवर हैड कैरिड इट ऑन इट वुड हैव बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर टिल एट लास्ट इट बिकेम अ ग्रेन ऑफ सैंड। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर डी में देखिए क्या बोला गया, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द ग्रेट बुक ऑफ नेचर? प्रकृति की महान पुस्तक से लेखक का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर होगा, यहाँ पे देखिए डी नंबर का, इसका आंसर है बाय द ग्रेट बुक ऑफ नेचर द ऑथर मीन्स टू से दैट द रियल वे टू understand the early story of earth with the help of the materials lies on it like rocks, mountains, seas,
रिवर्स, डेजर्ट्स एंड फॉसिल्स इटिसी। इसका मतलब हुआ प्रकृति की महान पुस्तक से लेखक का तात्पर्य यह है, प्रकृति की महान पुस्तक से लेखक का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी की प्रारंभिक कहानी को समझने का वास्तविक तरीका उस पर मौजूद सामग्रियों की मदद से है, जैसे कि चट्टानें, रेगिस्तान और जीवाश्म आदि। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्टिविटी 8। अब हम लोग आ जाते हैं एक्टिविटी 9 में। तो एक्टिविटी 9 देखिए, रीअरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर बाय राइटिंग द नंबर्स इन द ब्रैकेट्स, 1 इज डन फॉर यू। यानी कि ये जो सेंटेंस है इस टेक्स्ट में नंबरिंग के हिसाब से कौन सा पहले आया, कौन सा सेकेंड नंबर पर आया, उस हिसाब से सजाना है। तो यहाँ पे देखिए नंबर 1 तो हमारा दिया हुआ है, अ बिट ऑफ रॉक इज पुश्ड बाय अ माउंटेन स्ट्रीम इनटू अ लिटिल रिवर। नंबर 2 हो जाएगा ये, द रॉक इज टेकन टू अ बिग रिवर बाय द लिटिल रिवर। नंबर 3 हो जाएगा ये, द एजेस ऑफ द रॉक आर worn अवे एंड इट्स रफ सरफेस इज मेड स्मूथ। नंबर 4 हो जाएगा ये, इट बिकम्स अ पेबल। नंबर 5 होगा, द पेबल बिकम्स स्मॉलर बिकॉज इट इज कैरिड ऑन एंड ऑन बाय द रिवर। नंबर 6 हो जाएगा ये, एट लास्ट इट टर्न इनटू ग्रेन्स ऑफ सैंड। ठीक है, मैं एक बार और नंबर आप लोगों को बता दूँ, पहला 2, 6, 4, 1, 5, 3। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर्स के हिसाब से। पहला सेंटेंस ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा, पांचवा और 6 नंबर का छठवां ये है। ठीक है, ये हो गया एक्टिविटी 9। अब हम लोग आ जाते हैं एक्टिविटी 10। एक्टिविटी 10 में बोला गया है, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी, 1 इज डन फॉर यू। यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, उसको ये कॉलम ए है और उसका ये मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, ये कॉलम बी है, मैच करना है। पहला है फैसिनेटिंग, ठीक है, तो इसका हो जाएगा वेरी इंटरेस्टिंग और चार्मिंग। ठीक है। नंबर 2 मेरेली, इसका होगा ओनली और जस्ट। नंबर 3 फॉर्चुनेटली, इसका हो जाएगा लकीली। नंबर 4 अल्फ़ाबेट, इसका हो जाएगा द सेट ऑफ लेटर्स इन अ लैंग्वेज। नंबर 5 सरफेस, इसका हो जाएगा टॉप विजिबल साइड। नंबर 6 वॉर्न, इसका हो जाएगा बिकम डैमेज्ड बाय यूज। फैसिनेटिंग का मतलब आश्चर्य, मतलब कितना आश्चर्यजनक या कितना बहुत अच्छा और क्या इंटरेस्टिंग लगता है, रोमांच भरा, तो इसका हो जाएगा वेरी इंटरेस्टिंग और चार्मिंग। ठीक है। मेरेली का मतलब सिर्फ, तो ये ओनली और जस्ट। फॉर्चुनेटली का मतलब सौभाग्य से, तो लकीली का भी मतलब वही होता है किस्मत, और किस्मत से, सौभाग्य से। अल्फ़ाबेट मतलब वर्ण, तो द सेट ऑफ लेटर्स इन अ लैंग्वेज, भाषा में वर्णों का समूह जो होता है। और सरफेस का मतलब होता है सतह, तो टॉप विजिबल साइड, जो ऊपरी सतह जो होती है, जो विजिबल होती है, दिखती है। वॉर्न का मतलब होता है कि घिसना, मतलब घिस के, बिकम डैमेज्ड बाय यूज, किसी चीज़ का यूज़ कर करके, मतलब वो जब डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है वो। ये हो गया हमारा एक्टिविटी 10। अब हम लोग आते हैं एक्टिविटी 11, रिप्लेस द। अब देखिए एक्टिविटी 11, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद सुटेबल ऑपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, देयर आर सम एक्स्ट्रा वर्ड्स। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स जो है अंडरलाइन किए हुए हैं, जिसका ऑपोजिट वर्ड हम लोगों को इस वर्ड्स में से ढूंढ के लिखना है, और कुछ इसमें से 2 या 3 वर्ड्स एक्स्ट्रा हैं। तो इसको फिर सेंटेंस जब आप लोग लिखिएगा ना, तो इसको सजा के लिख लीजिएगा। द मैन बिकम फेमस इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। जब आप लोग इसको लिखिएगा दोबारा, तो आप लोग ऐसे लिखिएगा, द मैन बिकम फेमस इन द लेट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। अर्ली का ऑपोजिट लेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने नंबर्स पे लिख दिया लेट। सी इज लुकिंग वेरी हैप्पी, तो सी इज लुकिंग वेरी सैड। ठीक है। द ट्रंक ऑफ हिज ह्यूज ट्री हैज अ स्मूथ बार्क, स्मूथ का हो जाएगा रफ। द ट्रंक ऑफ दिस ह्यूज ट्री हैज अ रफ बार्क। ठीक है। Jatin found his pencil box on his way to school. Jatin lost his pencil box on his way to school. Smita learned to subtract. Smita learned to add. ठीक है। नंबर 1 लेट, नंबर 2 सैड, नंबर 3 रफ, नंबर 4 लॉस्ट, नंबर 5 ऐड। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, इनको छोड़ दीजिए। अब हम लोग आ जाते हैं एक्टिविटी 12A। तो 12A में देखिए बोला गया कि रीड द पैराग्राफ बिलो एंड पुट द एपोस्ट्रॉफी मार्क इन द प्रॉपर प्लेस। तो कहाँ कहाँ एपोस्ट्रॉफी लगेगा, मैंने वहाँ पे सिर्फ अंडरलाइन करके दिखा दिया। देखिए यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। अब मैं इसको पढ़ के आप लोगों को बता देती हूँ।
रहीम्स फादर है, तो इसको आप लोगों को इस तरह से लिखना है, रहीम्स ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो रहीम्स फादर इज अ वेल नोन पर्सन, द ऑनरेबल MLA ऑफ द एरिया इज हिज रिलेटिव, he has donated a good sum of money to the local library for buying new books. The library is located near the girls लिखा हुआ, इसको आप लोग ऐसे लिखिएगा, ठीक है, गर्ल फिर एपोस्ट्रोफी S, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे गर्ल्स हाई स्कूल, तो गर्ल्स आप लोग कैसे लिखिएगा, गर्ल्स ऐसे लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद है सबीनाज ब्रदर एंड अक्रम सिस्टर, तो सबीनाज और अक्रम्स आप लोग कैसे लिखिएगा, ऐसे सबीना लिखिएगा एपोस्ट्रोफी S, अक्रम लिखिएगा एपोस्ट्रोफी S, ठीक है। सबीनाज एंड अक्रम्स सिस्टर ऑफन विजिट द लाइब्रेरी, दे लाइक टू रीड चिल्ड्रेंस, ये चिल्ड्रेंस लिखा हुआ है तो चिल्ड्रेन लिखकर एपोस्ट्रोफी S, चिल्ड्रेन स्टोरी बुक्स एंड टैगोर्स, टैगोर फिर एपोस्ट्रोफी S, टैगोर्स पोएम्स, देयर पेरेंट्स ऑल्सो गो देयर टू रीड न्यूज़ पेपर्स आफ्टर द डेज वर्क, डे एपोस्ट्रोफी S, ठीक है। अब आप लोग इसको कैसे लिखिएगा, मैंने जहाँ जहाँ एपोस्ट्रोफी लगाना है वो मैंने लिख दिया, मैं आप लोगों को एक बार और दिखा देती हूँ। ये जो रहीम्स, गर्ल्स, सबीनाज, अक्रम्स, ये एपोस्ट्रोफी लगाने के बाद ना इसका मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे कि रहीम्स फादर, तो रहीम्स फादर मतलब हो गया रहीम के पिताजी, गर्ल्स हाई स्कूल यानी कि लड़की का विद्यालय, लड़की का हाई स्कूल, ठीक है। सबीनाज ब्रदर यानी कि सबीना का भाई, अक्रम सिस्टर यानी कि अक्रम की बहन, ठीक है। चिल्ड्रेंस स्टोरी बुक्स यानी कि बच्चों की कहानी की पुस्तक, टैगोर्स पोएम यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पोएम, ठीक है। डेज वर्क यानी कि दिन का काम, ठीक है। तो ये हो जाता है एपोस्ट्रोफी का मतलब। तो आप लोगों को कहाँ एपोस्ट्रोफी लगाना मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया है, और कैसे लिखेगा ये देखिए, रहीम एपोस्ट्रोफी S, गर्ल एपोस्ट्रोफी S, सबीना एपोस्ट्रोफी S, अक्रम एपोस्ट्रोफी S, चिल्ड्रन एपोस्ट्रोफी S, टैगोर एपोस्ट्रोफी S और डे एपोस्ट्रोफी S। इसको आप लोग जब नेक्स्ट टाइम सजा के ये पूरा सेंटेंस लिखिएगा, बस वहीं जहाँ पर एपोस्ट्रोफी का काम है वहाँ पे चेंज कर दीजिएगा बस। अब एक्टिविटी 12B, रीड राइट द फॉलोइंग पैसेज यूजिंग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स वेरेवर एप्लीकेबल। यहाँ पर यानी कि इस पैसेज को फिर से आप लोग लिखिए, कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स यानी कि शब्दों का छोटा रूप में, शब्द के छोटे रूप में लिखिए जहाँ जहाँ एप्लीकेबल है। तो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है मैंने वहाँ अंडरलाइन कर दिया है, क्योंकि मैंने इस सेंटेंस को फिर से लिखा है, इस पैसेज को फिर से लिखा है। तो देखिए यहाँ पर एप्लीकेबल होगा यू आर के जगह पर, कैन नॉट के जगह पर एप्लीकेबल होगा, शुड नॉट के जगह पर, यू विल के जगह पर, आई हैव के जगह पर, आई एम के जगह पर, आई शैल के जगह पर। यहाँ पर ये जो यू आर लिखा हुआ वर्ड्स का छोटा रूप होगा, क्या होगा मैंने वो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ऐसे होगा। द टीचर सेड वी ऑल नो यू आर, यू लिख देंगे एपोस्ट्रोफी RE दे देंगे, अ गुड स्टूडेंट। आई कैन नॉट था, देखिए यहाँ पे आई कैन नॉट है ना, तो आई कांट हो जाएगा, कैन फिर एपोस्ट्रोफी T, आई कांट अंडरस्टैंड वाई यू हैव डन सच अ थिंग। यू देखिए यू शुड नॉट है ना, तो शुडंट हो जाएगा, यू शुड एंड एपोस्ट्रोफी T। बिहेव रूडली विद योर होगा यहाँ पे, विद यू नहीं होगा, विद योर क्लासमेट्स। प्रॉमिस मी यू विल, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यू विल ऑलवेज रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड, तो यू विल के जगह पे यू एपोस्ट्रोफी LL, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर व्हाट आई हैव था ना, तो आई एपोस्ट्रोफी VE सेड। द स्टूडेंट रियलाइज्ड हिज मिस्टेक्स, ही सेड सर, देखिए आई एम लिखा हुआ ना, तो आई एपोस्ट्रोफी M, सॉरी। आई शैल लिखा हुआ है ना, तो आई एपोस्ट्रोफी LL। नेवर बिहेव लाइक दिस, ठीक है। तो जहाँ जहाँ चेंजेस है मैंने वो चेंजेस करके आप लोगों को दिखा दिया है, तो आप लोगों को फिर से इस पैसेज को इस तरह से लिख लेना है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं 13A और 13B। 13A, फिल इन दी चार्ट करेक्टली, प्रोनाउंस है, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स है और पॉजिटिव प्रोनाउंस है। मैं ये आप लोगों को पढ़ के बता देती हूँ। आई का क्या होगा, माई, माइन, उसके बाद वी, आवर, आवर्स, फिर है देखिए वी, आवर, आवर्स, यू, योर, योर्स, ठीक है। जहाँ जहाँ नहीं है मैं वो भी आप लोगों को बता दे रही हूँ। ही, हिज, हिज हो जाएगा, सी, हर, हर्स, इट, इट्स, इट्स,
अब देखिए यहाँ पे सिर्फ देयर है तो देयर और देयर्स, ठीक है। यहाँ माई और आई लिखा हुआ है तो माइन हो जाएगा। यहाँ वी लिखा हुआ, आवर्स लिखा हुआ तो आवर हो जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव्स में। यहाँ योर लिखा हुआ तो पॉजिटिव प्रोनाउंस हो जाएगा योर्स, अब प्रोनाउंस हो जाएगा यू। ही लिखा हुआ तो हिज दोनों में। हर्स लिखा हुआ तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हर और प्रोनाउंस सी। अब इट लिखा हुआ तो पॉजिटिव एडजेक्टिव इट्स और पॉजिटिव प्रोनाउंस इट्स। फिर देयर लिखा हुआ तो प्रोनाउंस में दे और पॉजिटिव प्रोनाउंस में देयर्स, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 13B, fill in the blanks with appropriate possessive pronouns and possessive adjectives. Yesterday I forgot to take back my pen from Sunil. बीता हुआ कल, yesterday का मतलब कल, जो बीत गया है। कल मैंने I forgot to take back my pen from Sunil. मैं सुनील से अपना पेन मांगना भूल गई, ठीक है, मेरा पेन मांगना। I gave him mine in the class because he didn't bring his. मैंने उसे अपना पेन दिया था क्लास में, मैंने उसे अपना दिया था क्लास में, पेन दिया था क्लास में, क्योंकि वह अपना कलम जो है लेकर नहीं आया था, ठीक है। Bring his. The little girl has torn her clothes. लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची ने अपना क्लॉथ जो है, कपड़े जो है वो फाड़ दिए, वो फट गया। बट वाई आर योर क्लॉथ्स डर्टी आस्क द मदर टू द गर्ल्स एल्डर ब्रदर्स। बट लेकिन तुम लोगों के कपड़े गंदे क्यों हैं? आस्क द मदर, गर्ल्स के बड़े भाई से माँ पूछ रही हैं। वी हैव सॉइल्ड आवर क्लॉथ्स वाइल प्लेइंग आउटसाइड दे सेड। हमारे कपड़ों पर मिट्टी लग गई है जब हम बाहर खेल रहे थे, उन्होंने कहा, ठीक है। तो पहला हो जाएगा माई, फिर माइन, फिर हीज, फिर हर, फिर योर, फिर आवर। तो इसी के साथ हमारा 13B कंप्लीट होता है। बाकी जो भी एक्टिविटीज़ बची हुई है मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे और बगल में ही नोटिफिकेशन बेल आप लोगों को दिख जाएगा, उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली कोई भी वीडियो या किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बाय।